आज हम बात करेंगे सीखने सिखाने की दुनिया के उन सीक्रेट टूल्स के बारे में जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एकदम आसान, दिलचस्प और यादगार बना देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग एड्स की। चलिए समझते हैं कि ये क्लासरूम को इतना मजेदार कैसे बनाते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। कोई ऐसा लेसन, कोई ऐसा चैप्टर जो आज भी जहन में ताज़ा है। अब सोचिए, क्या वो पार्ट सिर्फ किताब से पढ़कर सुनाया गया था? शायद नहीं। हो सकता है टीचर ने कोई मॉडल दिखाया हो, या किसी रंग बिरंगे चार्ट का इस्तेमाल किया हो, या फिर सबसे मिलकर कोई एक्टिविटी की हो। बस यही तो है टीचिंग एड्स का जादू। तो आखिर ये शिक्षण सहायक सामग्री है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये वो सारे टूल्स और मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से एक टीचर किसी भी टॉपिक को आसान, साफ और दिलचस्प तरीके से समझा पाता है। मकसद बस एक है कि जो भी सीखा जाए वो दिमाग में लंबे समय तक टिका रहे। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन सामग्रियों के अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे, फिर कुछ खास टूल्स जैसे ब्लैक बोर्ड और कंप्यूटर पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम एडगर डेल के बहुत ही फेमस अनुभव शंकु को समझेंगे और आखिर में एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्गीकरण से। देखिए, इन टीचिंग एड्स को बांटने के कई तरीके हैं, पर जो सबसे बेसिक तरीका है वो है हमारी इंद्रियों के आधार पर। मतलब हम जानकारी को कैसे लेते हैं, सिर्फ देखकर, सिर्फ सुनकर, या फिर देखकर और सुनकर, दोनों तरीकों से। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये बहुत दिलचस्प हैं। पहली है दृश्य सामग्री यानी विजुअल एड्स, जैसे कि चार्ट, मैप्स और मॉडल्स जिन्हें हम सिर्फ देखते हैं। दूसरी है श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो एड्स, जैसे रेडियो या टेप रिकॉर्डर जिन्हें हम सिर्फ सुनते हैं। और तीसरी जो सबसे पावरफुल है वो है दृश्य श्रव्य सामग्री मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, जैसे टीवी या कंप्यूटर, जो हमारी देखने और सुनने दोनों इंद्रियों को एक साथ काम पर लगा देती हैं। वैसे ये इंद्रियों वाला वर्गीकरण अकेला नहीं है। इन्हें टेक्नोलॉजी के आधार पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी बांटा जाता है, या फिर इस आधार पर कि उन्हें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं या नहीं। यहाँ तक कि एनसीईआरटी का भी अपना एक वर्गीकरण है। इससे पता चलता है कि ये फील्ड कितना बड़ा और डाइवर्स है। चलिए अब थोड़ी थियरी से हटकर असली दुनिया के उपकरणों की बात करते हैं। जरा देखते हैं कि क्लासरूम के सबसे पुराने साथी यानी शामपट से लेकर आज के दौर के कंप्यूटर तक ये साधन सीखने में हमारी मदद कैसे करते हैं। शामपट यानी हमारा ब्लैक बोर्ड शायद सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद टीचिंग एड। लेकिन जानते हैं, इसका सही इस्तेमाल करना भी एक कला है। हमेशा साफ और बड़े अक्षर लिखना, सिर्फ काम की बातें लिखना और लिखते समय बोर्ड को न ढकना, ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। एक साफ सुथरा बोर्ड ध्यान खींचता है, वहीं एक गंदा और भरा हुआ बोर्ड ध्यान भटकाता है। और अब आते हैं मॉडर्न युग के सबसे शक्तिशाली टूल कंप्यूटर पर। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ जानकारी देने वाली मशीन नहीं है। ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के जरिए हर स्टूडेंट को अपनी स्पीड से सीखने का मौका देता है। ये कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन से टीचर के मैनेजमेंट का काम आसान कर देता है। और तो और, एक सिम्युलेटर के तौर पर ये स्टूडेंट्स को मुश्किल और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी एक सेफ वर्चुअल माहौल में करने की आज़ादी देता है। कंप्यूटर की ही तरह टेलीविजन और वीडियो भी सीखने के बहुत पावरफुल माध्यम है। सोचिए, इनके जरिए एजुकेशन दूर दराज के इलाकों तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, ये राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम दिखाकर स्टूडेंट्स में देश प्रेम और सामाजिक एकता की भावना भी जगा सकते हैं। साइंस हो, कल्चर हो या जनरल नॉलेज, ये हर सब्जेक्ट को एकदम जीवंत बना देते हैं। तो हमने इतने सारे साधनों की बात कर ली, पर एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि इनमें से सबसे ज्यादा असरदार कौन है? आखिर किस तरीके से सीखी हुई बात हमें सबसे ज्यादा याद रहती है? इसका जवाब हमें अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल के मशहूर अनुभव शंकु या कोन ऑफ एक्सपीरियंस मॉडल से मिलता है। एडगर डेल का ये मॉडल, ये पिरामिड असल में हमें यही बताता है कि अलग-अलग तरीकों से सीखने पर हमें कितना याद रहता है। चलिए इस शंकु को जरा परत दर परत खोलकर समझते हैं। शंकु का जो ऊपरी और पतला हिस्सा है वो दिखाता है अमूर्त अनुभव यानी एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस। ये वो तरीके हैं जहां हम ज्यादातर पैसिव होते हैं, मतलब बस बैठकर सुनते या देखते हैं, जैसे सिर्फ पढ़ना जो सबसे ऊपर है, या फिर तस्वीरें देखना, रेडियो सुनना या फिल्में देखना। इन तरीकों से सीखी गई बातें हमारे दिमाग में कम समय तक टिकती हैं। और अब आते हैं शंकु के निचले और चौड़े हिस्से पर।
ये है असली गेम चेंजर। ये दिखाता है मूर्त यानी ठोस अनुभव, जहां हम सीखने की प्रक्रिया में एक्टिवली शामिल होते हैं। जैसे किसी डेमो को देखना, किसी नाटक में हिस्सा लेना या फिर सबसे नीचे किसी काम को असल में खुद करना। यही है करके सीखना और यही सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और ये जो नंबर है ना, ये असल में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, जो हम सिर्फ पढ़ते हैं 2 हफ्ते बाद उसका सिर्फ 10% हमें याद रहता है। जो हम सुनते और देखते हैं उसका करीब 50%। लेकिन जो हम खुद करते हैं उसका 90% तक हमें याद रहता है। 10% और 90%, ये फर्क ही एडगर डेल के शंकु का पूरा सार है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या समझें? इसका निचोड़ यह है कि कोई एक टीचिंग एड सबसे अच्छा या सबसे बुरा नहीं होता। असल में एक बेहतरीन टीचर की पहचान इसी बात से होती है कि वो सही टॉपिक के लिए सही समय पर सही साधन चुन पाता है या नहीं। खुद एडगर डेल ने भी ये बात साफ की थी कि उनका ये शंकु कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये सीखने के अनुभवों का एक विजुअल मेटाफर है, एक रूपक है। ये एक गाइड की तरह है जो हमें बेहतर सीखने और सिखाने के लिए रास्ता दिखाता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि अच्छे टीचिंग एड्स वो हैं जो सीखने वाले को सिर्फ किताबी बातों या लेक्चर से निकालकर सीधे असल और उद्देश्यपूर्ण अनुभव की तरफ ले जाते हैं, जो उन्हें सिर्फ देखने या सुनने के बजाय करने का मौका देते हैं। और अंत में चलिए भविष्य के बारे में एक सवाल पर सोचते हैं। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के युग में हैं। जरा सोचिए, ये नई टेक्नोलॉजीज टीचिंग एड्स के दुनिया को कैसे बदल कर रख देंगी और हमारे सीखने का अनुभव भविष्य में कैसा होने वाला है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बात करते हैं भारत के डिजिटल एजुकेशन सिस्टम की। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल पढ़ाई लिखाई का तौर तरीका कैसे बदल रहा है और इसके पीछे क्या-क्या अहम बातें हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे? कैसे वो क्लासरूम वाली पढ़ाई अब हमारे फ़ोन और लैपटॉप स्क्रीन पर आ गई है? आइए इसी सफ़र को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सब है क्या, यानी ई लर्निंग या जिसे हम ई शिक्षा कहते हैं। तो आसान भाषा में ई शिक्षा का मतलब क्या हुआ? मतलब इंटरनेट या किसी भी डिजिटल डिवाइस जैसे मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कुछ भी सीखना। ये एक ऐसा तरीका है जिसने पढ़ाई के पुराने नियमों को ही बदल कर रख दिया है। ई लर्निंग मोटे तौर पर 2 तरह से होती है। एक है सिंक्रोनस, मतलब लाइव क्लास। टीचर और स्टूडेंट दोनों एक ही समय पर ऑनलाइन जुड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक असली क्लासरूम में होता है। और दूसरा तरीका है एसिंक्रोनस। इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। सीखने वाला जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से कोर्स मटेरियल देख सकता है। और इसी वजह से ई शिक्षा के कई फायदे हैं। सोचिए, कहीं से भी किसी भी वक्त पढ़ने की आज़ादी। सारा स्टडी मटेरियल एक क्लिक पर मिल जाता है। ये न सिर्फ पारंपरिक पढ़ाई से सस्ता पड़ता है, बल्कि आने जाने में लगने वाला समय भी बचाता है। अब देखते हैं कि इन फायदों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है। सरकार ने स्वयं यानी SWAM नाम का एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका एक ही मकसद है स्कूल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के ऑनलाइन कोर्स एक ही जगह पर सबको उपलब्ध कराना। और जरा इस पहल का पैमाना देखिए। इस प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि भारत में डिजिटल एजुकेशन की मांग कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो स्वयं की कुछ और खास बातें भी हैं। ये 9वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब कुछ कवर करता है। इसमें मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी शामिल हैं। और तो और DTH TV चैनलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये उन छात्रों तक भी पहुंचे जिनके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है। अभी हमने मूक्स का जिक्र किया। स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म जिस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं उसे दुनिया भर में मूक्स के नाम से जाना जाता है। मूक्स असल में एक ग्लोबल मूवमेंट है। इसका मकसद ये है कि दुनिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की अच्छी से अच्छी पढ़ाई हर उस इंसान तक पहुंचे जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है, और वो भी ज़्यादातर मुफ्त। मूक्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये शिक्षा को सच में सबके लिए सुलभ बना रहे हैं। कोई भी कहीं से भी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स में दाखिला ले सकता है।
साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हर फील्ड में ये एक गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। मूक्स के साथ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोर्स शुरू तो बहुत लोग करते हैं, पर खत्म सिर्फ 5 से 10% लोग ही कर पाते हैं। पर्सनल गाइडेंस की कमी और डिजिटल डिवाइड भी बड़ी समस्याएं हैं। तो चलिए, अब एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। चाहे पढ़ाई ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी ने असल में कुछ सीखा भी है या नहीं? यहीं पर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की भूमिका आती है। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ टेस्ट लेना और नंबर देना नहीं होता। ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा, कैसे सीखा और वो अपने सीखने के लक्ष्य की तरफ कितना आगे बढ़ा है। एक सही मूल्यांकन प्रक्रिया हमेशा एक तय रास्ते पर चलती है। सबसे पहले लक्ष्य तय होते हैं, फिर सिखाने के तरीके चुने जाते हैं, फिर सही टेस्ट लिया जाता है और आखिर में नतीजों को समझकर रिपोर्ट किया जाता है। ये पूरा एक साइकिल है। और मूल्यांकन के नतीजे बहुत अहम होते हैं। ये न सिर्फ स्टूडेंट को गाइड करते हैं, बल्कि इससे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में भी मदद मिलती है। हमें पता चलता है कि क्या सही काम कर रहा है और कहाँ सुधार की गुंजाइश है। और ये हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पढ़ाई के तरीके बदल रहे हैं, क्या हमारे जांचने और परखने के तरीके भी उसी रफ्तार से बदल रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही शिक्षा के भविष्य की दिशा तय करेगा।